So the next concept is explanation to section 43(1). These explanations are not given by me or institute. These explanations are given by government itself in the law. तो ये act के number and therefore you can see that these numbers are not consistent. Okay, here they have written in consistency. लेकिन ये जो explanation के original number है ना, they are not inconsistent. 1, 2A, 4A, 5, 8 ऐसे आपको number मिलेंगे original law में. तो we will see that. लेकिन चलो उसके पहले आपको एक logic बता देता हूँ कि explanation क्यों आया. You tell me as a assessee what people will do. They will try to increase the actual cost और डिक्रीज द एक्चुअल कॉस्ट. क्या करना चाहेंगे जल्दी बोलो. असेसी लोग क्या करना चाहेंगे? शो करना चाहेंगे. शो मतलब जो डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, ठीक है ना, दृश्यम. एक्चुअल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? जल्दी बोलो. इंक्रीज करेंगे. क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि दे वांट इंक्रीज डेप्रिसिएशन ना. They will increase the value of the asset so that they will get the increased depreciation. और increased depreciation मतलब lower profit, और lower profit मतलब lower tax, right? Lower profit मतलब lower tax. तो सर depreciation के साथ अगर आपको खेलना है तो people started playing with actual cost to control this anti-avoidance mechanism was introduced. Obviously क्योंकि इसको कंट्रोल करना था. This was the avoidance. इसको रोकने के लिए जो आया उसको हम एंटी अवॉइडेंस बोलते हैं, which is section 43(1) की कुछ एक्सप्लेनेशन. कुछ आपको अभी पढ़ाऊंगा, कुछ आपको जैसे लॉ प्रोग्रेस होगा वैसे समझेगा. सारे के सारे एक्सप्लेनेशन अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जितने अभी आपको आनी चाहिए उससे 2-4 ज्यादा ही मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा. एक तो मुझे बताओ कि अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च असेट यूज किया, अगर आपके फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें का एक डिपार्टमेंट है R&D डिपार्टमेंट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंडिया में इनकरेज कर रहा है, राइट? क्यों इनकरेज कर रहा है? क्योंकि इनोवेशन इंडिया में होगा तो IPR इंडिया में रजिस्टर्ड होगा, टेक्नोलॉजी इंडिया का होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्या बोलते हैं, GDP में ग्रोथ होगा, सब कुछ इससे लिंक है. तो गवर्नमेंट इसको इंकरेज करने के लिए 100% डिडक्शन देता है ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी आपने मशीनरी लगाई है, नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी, इसका 100% डिडक्शन मिलता है सेक्शन 35 में. जब एक पर्टिकुलर मशीनरी के 100% कॉस्ट का डिडक्शन मिल चुका है ऑलरेडी 35 में, इज इट सेंसिबल टू यू टू गिव डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 अगेन? नहीं. No. 32 में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू मशीनरी परचेस किया आपने, मैन्युफैक्चरिंग असेसी हो आप, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? कैसे मिलेगा? कॉस्ट ही नहीं है ना आपके पास. अरे बाबा 100% कॉस्ट तो सेक्शन 35 ने दे दिया. 2 लाख का असेट होगा तो 2 लाख का डिडक्शन, 200 लाख का असेट होगा तो 200 लाख का डिडक्शन. 100% डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट अभी कुछ बचा भी है क्या आपके पास? नहीं. एक्चुअल कॉस्ट बचा ही नहीं, तो डिप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए आपके पास एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए. एक्चुअल कॉस्ट है ही नहीं, एक्चुअल कॉस्ट नील है. इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है? नील. तो जब आपका R&D खत्म हो जाएगा ना, और अगर आप इस असेट को नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में अगर आप शिफ्ट करते हो, तो क्वांटिटी ऑफ असेट तो ऊपर जाएगा. बोलो. हाँ. क्वांटिटी तो बढ़ जाएगा ना यार, असेट का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लेकिन अमाउंट, ब्लॉक का वैल्यू बढ़ेगा क्या? ब्लॉक का लॉजिकली बताओ. नहीं, ब्लॉक का वैल्यू नहीं बढ़ेगा सर, लेकिन क्वांटिटी ऊपर जाएगा, क्योंकि एक मशीनरी तो ऐड हुआ है लेकिन उसका वैल्यू नील है. तो नहीं तो अब मुझको ये डाउट पूछते सर, जब नीली लिखना है तो ऐड क्यों किया? क्योंकि क्वांटिटी भी तो मैनेज करना है ना भाई मुझे. तो असेट यूज फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस लिखा है, ये केस नहीं लिखा है. जरा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करो. सीजेस टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, असेट यूज फॉर बिजनेस, बिजनेस का भी डबल एस, आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज फॉर द रिसर्च. रिसर्च के लिए आपने यूज किया था, अभी वो बिजनेस में यूज कर रहे हो, मतलब ट्रांसफर किया आपने R&D से मैन्युफैक्चरिंग में. तो एक्चुअल कॉस्ट विल बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस डिडक्शन, नॉट डेप्रिसिएशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35.
डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 100% होता है, तो नील ही आएगा ना आंसर। हेलो, ये नील कैसे आया समझा ना आपको? अगर मेरा ये 5 लाख का असेट था तो 5 लाख का डिडक्शन मिल गया, तो अभी ऐड तो होगा लेकिन नील पे ऐड होगा, जीरो पे ऐड होगा। अब कुछ बच्चे मुझसे ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में मेरे से क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, सर 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 ऐसा कैसे होगा, बैलेंस शीट में हमने प्लांट एंड मशीनरी लिखाया और यहाँ पे जीरो लिखा, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपको कोई भी एसेट को जब जीरो पे रिकॉर्ड करना होता है, डू नॉट रिकॉर्ड एट जीरो। उसका सॉल्यूशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है कि उसको 1 रुपए पे या 100 रुपीज पे रिकॉर्ड करो। इसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। कभी सुना है ऐसा वर्ड आपको, नॉमिनल वैल्यू? हाँ, तो ये हम बोलते जीरो है लेकिन होता जीरो नहीं है, समझ रहे हैं ना आपको? नहीं तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप मुझे बोलोगे कि कुछ सेंस ही नहीं बनता, जीरो पे थोड़ी ना क्या कोई बैलेंस शीट में ये काउंट ही नहीं होगा ना, जीरो होगा तो ये। हाँ तो मुझे इतना सब आपको बताना पड़ रहा है, आप तो डाउट पूछ नहीं रहे हो, आपका डाउट मुझको क्रिएट करना पड़ रहा है और मुझे पूछना पड़ रहा है। आप लोग पागल बच्चे के जैसे मैं कुछ भी बता रहा हूँ वो सुन रहे हो क्या खाली? थोड़ा तो ब्रेन एक्टिव रखा है ना आप लोगों ने? हाँ ब्रेन एक्टिव रखो यस दोस्तों, क्योंकि लाइफ में ना ये बहुत काम आता है। ठीक है ना, अलग अलग एंगल से, अलग अलग सब्जेक्ट से आपको देखना है। देखो, मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ टैक्स टीचर, आई हैव टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, राइट? मुझे तो खाली एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है, एम आई राइट? मुझे तो खाली टैक्स ही पढ़ना है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है ना यार। स्टूडेंट्स हाँ आर सपोज टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ मिनिमम 8 सब्जेक्ट। आपको लॉ भी हाँ पढ़ना है, अकाउंट भी पढ़ना है, कॉस्टिंग भी पढ़ना है, एफएम भी पढ़ना है, इको भी पढ़ना है, ऑडिट भी पढ़ना है, आईटी भी पढ़ना है, डीटी आईडीटी, क्या नहीं छोड़ा वो लोग ने। हाँ, सब कुछ उन्होंने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि जिंदगी में भी एक सब्जेक्ट नहीं होता, जिंदगी में भी सारे सब्जेक्ट एक ही टाइम पे आते हैं ना दोस्तों। कोई बिजनेस अगर आप कल रन करोगे तो आपको नहीं लग रहा, आपको सारे, अभी मुझे हमारे स्टार्टअप एंटिटी में मैं ही एचआर हूं, मैं ही मैनेजर हूं, मैं ही सेल्स पर्सन हूं, तो अपने को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ती है ना। जब लाइफ में, जब बड़ी आप कोई 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 बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चालू करते हो या ज्वाइन करते हो एज एम्प्लॉय भी, सो यू विल बी हैंडलिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप एकदम भी लाइटली स्टडी मत करो, थोड़ा सीरियसली करो। मतलब खाली वो क्या, आमिर खान बाबा जी का, ठीक है ना, काबिल बनो काबिल। कामयाबी ऑटोमेटिक आएगी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मान लेते हैं, मुझे तो ये एग्जांपल देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मान लेते हैं आपके दादाजी आपसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना, ये आपके दादाजी हैं। बहुत अच्छे क्यूट से दादाजी थे आपके, आपसे बहुत प्यार करते थे। ऑब्वियसली दादाजी है तो उनकी कभी ना कभी डेथ होगी, तो दादाजी की डेथ हो गई। ओके, दादाजी की 4 बच्चे थे, 4 बच्चों में आपके फादर भी इंक्लूड होते हैं। दादाजी की डेथ विल बनी थी, ये सब सुना है ना आपने, डेथ विल वगैरह बनता है, विल, विल हाँ तो हाँ समझता है ना, डेथ विल क्या बोलते हैं उसको, मराठी में क्या बोलते हैं डेथ विल को? जायदाद जायदाद नहीं रही, जायदाद तो प्रॉपर्टी को बोलते हैं। मृत्यु पत्र, मृत्यु पत्र, इज इट राइट? हम्म काइंड ऑफ, शायद ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो डेथ विल बनी थी, और डेथ विल में दादाजी ने एक्नॉलेज किया था, पहला पैराग्राफ यही लिखा था, आई रिग्रेट प्रोड्यूसिंग माई 4 चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम आर यूजलेस। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, ठीक है ना, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, दे डोंट हैव एनी बिजनेस मेंटालिटी, कुछ नहीं। मेरे पूरी जायदाद में का, मेरी पूरी प्रॉपर्टी में का एक स्पून भी इनको नहीं मिलना चाहिए, टैं 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 टैं। ना आपके चाचा को, ना आपके पापा को, घर के किसी भी पर्सन को ये प्रॉपर्टी में का एक स्पून भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसे डेथ विल में क्लियर कट रखा है। और उन्होंने डेथ विल में ये बात लिखी है कि हमारे पूरे फैमिली में एक एक्सेप्शनल बंदा पैदा हुआ है, जो सीए में कर रहा है। अभी खानदान, अगर खानदान का नाम बढ़ेगा तो यही एक बंदा बढ़ा पाएगा, यही लास्ट होप है। अगर ये भी कुछ नहीं कर पाएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, तो ये जो खानदान है इसका नाम खत्म होने लगा है। तो इन्होंने अपनी सारी जायदाद इस पोते के नाम पे ट्रांसफर की। तुम समझ रहे हो ये कौन है? हाँ कौन है? हाँ। ये तुम हो। तो तुम आज बन चुके हो
100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक, तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट क्या है? दादाजी ने तुमको फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी पूरा सेटअप दे दिया उनका। दादाजी वॉज वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। आप ओनर बन चुके हो फैक्ट्री के, अभी पूरी इंडस्ट्री के आप मालिक बन चुके हो। आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपका? वो WDV होगा या प्रीवियस साल का जो होगा? नहीं, अभी आपका एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहा हूं मैं। आपने कितना पैसा दिया दादाजी को? कुछ नहीं। तो देखने जाएंगे तो ये नील है ना। अरे लॉजिकली देखने जाएंगे तो नील है। तुमने तो हाँ 1 रुपया खर्चा नहीं किया। वो तो दादाजी का प्यार था तुम पे, जो प्यार और एक्सपेक्टेशन, उससे तुम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बने हो। लेकिन दादाजी ने तो खर्चा किया था ना 100 करोड़ का। हाँ आपने नहीं किया, लेकिन आपके प्रीवियस ओनर ने किया। सर प्रीवियस ओनर में अपने पापा को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि एक तो पापा को बहुत जल्दी ऐसे डेथ वगैरह बोलना सही नहीं लगता। दूसरा, मुझे प्रीवियस ओनर के बारे में यह बताना था कि प्रीवियस ओनर मतलब इमीडिएट प्रीवियस ओनर की बात नहीं कर रहा मैं। हेलो, हाँ, समझा समझा। मैं प्रीवियस ओनर की, मैं तो जाने के लिए ग्रेट ग्रैंडफादर तक भी जा सकता था। प्रीवियस ओनर मतलब वो ओनर जिसने एक्चुअली कॉस्ट पे किया है, एक्चुअली कॉस्ट पे किया है। घर में किसी ना किसी, देख मैं हमेशा बोलता है, तुम लोगों को भी बोलता है, घर में किसी एक को तो यार एफर्ट्स लेके आगे जाना पड़ेगा ना जिंदगी में। हाँ आपके दादाजी ने नहीं किया, आपके पापा ने नहीं किया, कम से कम आपको तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको आने वाली जनरेशंस का लाइफ स्ट्रेट सेट करना है, तो एटलीस्ट वन पर्सन शुड सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स एंड ही हैज टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो दैट नॉट ओनली हिज लाइफ, द लाइफ ऑफ द होल फैमिली एंड द जनरेशंस कैन बी टर्न अराउंड। ठीक है ना? एक नया पाथ, एक नया रास्ता। मुझे नहीं लग रहा आप लोगों के फैमिली में आपके पहले कोई CA में बना है क्या? नहीं। So don't you think it is a wonderful thing to become the first CA of your own kind? जो भी आप फैमिली से बिलोंग करते हो, जो भी आप लीनियज से बिलोंग करते हो, कितना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ना। ऐसे नहीं कि बाप CA था तो बेटा भी CA बन गया। हाँ, बाप ने सब कुछ प्रोवाइड किया। अरे अपन अपने मेहनत से बने भाई। हाँ, हमारे मेहनत से बने, हमारे थॉट से बने, हमारे एफर्ट से बने। हाँ, तो जब हम हमारे लिए बनेंगे तो आपको नहीं लग रहा कम से कम आप आने वाली जनरेशंस को राइट गाइडेंस दोगे? बिकॉज यू आर ऑन अ राइट पाथ। यस। तो एक जनरेशन में तो बहुत एफर्ट करना पड़ता है। शायद आपको बिजनेस सेट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं क्लाइंट जमा करने के लिए प्रॉब्लम होगा, मार्केट में नाम बनाने के लिए प्रॉब्लम होगा ना। प्रॉब्लम मतलब चैलेंजेस तो बहुत रहेंगे आप जब बिजनेस चालू करोगे तब। लेकिन सेकेंड जनरेशन को उतना होगा क्या? आपके बाद वाली जनरेशन को उतना प्रॉब्लम होगा कि जितना आपको होगा? नहीं। थर्ड जनरेशन को? नहीं। नहीं। तो ग्रेजुअली ये रिड्यूस होते जाएगा ना, बिकॉज यू विल सेट द फाउंडेशन स्टोन। आप एक नया रास्ता, एक नया वे दिखा रहे हो लोगों को सक्सेसफुल होने का, कि इस तरीके से भी इंसान को सक्सेस मिल सकता है। जरूरी नहीं कि यही एक रास्ता है सक्सेस का, लेकिन यार सक्सेस के बहुत सारे रास्ते, उसमें का एक प्रूवन रास्ता है कि ये बन जाते हो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में। तो आपने तो 0 अंडा इनकर किया, लेकिन फिर भी आप 100 करोड़ के मालिक बन गए। तो गवर्नमेंट बोलता है सुनो सुनो सुनो, ये दादाजी की मेहनत फोकट नहीं जानी चाहिए। दादाजी ने जो कॉस्ट पे किया है ये फोकट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दादाजी ने फैमिली के लिए बहुत मेहनत की है। अब बिजनेस जो भी रन करेगा फैमिली में, सक्सेशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हिंदू लॉ में या किसी भी लॉ में? सक्सेशन वर्ड समझ में आता है ना आपको? सक्सेशन, जब प्रीवियस ओनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस सक्सीड होता है नेक्स्ट ओनर के ऊपर। तो इन द केस ऑफ सक्सेशन वी कॉल इट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रीवियस ओनर। जो प्रीवियस ओनर ने, और प्रीवियस ओनर मतलब इमीडिएट प्रीवियस ओनर की बात नहीं कर रहा मैं, प्रीवियस ओनर मतलब जो पर्सन ने एक्चुअली कॉस्ट पे किया उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो सर जिसने कॉस्ट इनकर किया उसकी जो WDV थी, इसके बुक में जो WDV थी वही WDV आपकी भी बन जाती है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है ना? तो मार्केट वैल्यू वगैरह वो सब नहीं लेने का, मार्केट वैल्यू, अग्रीड वैल्यू वो सब नहीं। WDV ऑफ अ प्रीवियस ओनर, WDV ऑफ प्रीवियस ओनर हमें लेनी पड़ती है यहाँ पे। आप क्रोमा में जाके ये बोल सकते हो क्या? आप क्रोमा में जाके बोल सकते हो क्या ये लैपटॉप कितने का है? 2 लाख का। आप ये बोल सकते हो क्या मुझे 20 लाख रुपए का बिल बना के देना? नहीं। अगर वहां पे 2 लाख का लैपटॉप है तो 2 लाख का ही बिल बनेगा। लेकिन आप मेरे से ऐसा बात कर सकते हो क्या? मैं बोल रहा हूं कि मुझे ना ये लैपटॉप सेल करना है,
मेरे जिस लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई वॉन्टेड टू सेल दिस लैपटॉप। वैसे तो ये 2 लाख रुपए का है, लेकिन मुझे 20 लाख में बेचना है। बोलो आप लेने के लिए रेडी होगे ना? हेलो, 2 लाख का लैपटॉप है, मैं 20 लाख में बेचने के लिए रेडी हूँ। हाँ, बोले कि सर ऐसे क्या कर रहे हो? बाबा हम क्या कर रहे हैं, हम खाली बुक एंट्री घुमा रहे हैं बाबा, पैसे निकाल के तुमको रिटर्न दे दूंगा। तुम्हारे पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जर्नल एंट्री तो मार ही सकते हैं ना। हाँ हाँ सेकेंड हैंड में दो दो दोस्त मिलके झोल नहीं कर सकते क्या? अगर मुझे बताओ 1 लाख के लैपटॉप को 1 लाख के असेट का 100 लाख का असेट करना है तो क्या होगा? इसको इसको सेल करना है ना बस। 1 लाख का असेट 100 लाख में बेचना है, बेचेगा 100 लाख में। अगर ये बेचेगा तो आपको नहीं लगना यहाँ पे झोल हो रहा है? सर इसका जिसका औकात ही नहीं है असेट का 1 लाख से ज्यादा, उसको आपने 100 लाख में रिकॉर्ड किया, क्योंकि आपने एक्चुअल में बैंक में एंट्री भी मारी, आपने पैसा भी दिया हुआ है। ये खाली सेकेंड हैंड एसेट के टाइम पे ही हो सकता है ना। हाँ सेकेंड हैंड एसेट का प्राइस तुम अपने हिसाब से दिखा के मैनिपुलेशन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम एसेट के टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू पे हमें लेना था, क्योंकि मार्केट से लेते हैं हम। तो गवर्नमेंट बोलता है सुनो सुनो, ये जो चोर लोग है ना, ये सेकेंड हैंड एसेट में बहुत ज्यादा झोल करते हैं। तो सेकेंड हैंड एसेट अगर कोई भी एंटिटी बहुत ज्यादा परचेस करती है, तो डिपार्टमेंट ने एओ को पावर दिया है कि सुनो एओ असेसिंग ऑफिसर, तुम उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना। वो जो बता रहा है वो मत सुनो, तुम उसकी वैल्यू डिटरमाइन करो विद प्रायर अप्रूवल ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। मैंने क्या बोला समझा? हाँ तुम झोल करो, ये एंटी झोल है। एंटी झोल समझ रहा है ना? तुम सेकेंड हैंड में हाँ अगर तुम झोल करके, अच्छा ये कभी होगा जब पकड़े जाओगे तब। ये झोल अभी भी चालू है। ये वो लोग हैं जो ट्रेन या बस में से ट्रैवल करते विद दिस अजम्पशन की टीसी नहीं होता, टीसी नहीं आएगा। हाँ लेकिन कभी ना कभी हाँ टीसी आता है ना यार, महीने में एक बार तो आ ही जाता है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस तो रहता ही है ना कि टीसी तो नहीं आएगा, और आएगा पकड़ भी लेगा तो मैं किसी का नाम बता दूंगा कि मैं इनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं कमिश्नर को जानता हूं। नाम बता के भी अगर नहीं हुआ तो क्या करते हैं फिर हम पेनाल्टी थोड़ी ना क्या भरते, हम क्या करते हैं काका, थोड़े घ्या आणि सोडा, राइट? 100-200 रुपया देके छूट जाते हो आप लोग टीसी लेवल पे। तो यहाँ पे जब एओ पकड़ता है तो एओ को भी 1 लाख 2 लाख रुपया देके लोग निकल जाते हैं। तो मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं, लॉ मेरा परफेक्ट है, लेकिन जो लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं ना वो करप्ट है टू सम एक्सटेंट। इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी इज करप्ट, क्योंकि गवर्नमेंट है तो मुझे ये सब बोलना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना सब सोच के लॉ बनाया हुआ है। आप समझ रहे हो ना? तो लॉ बहुत अच्छा है, लॉ में चोरी करने का रास्ता नहीं है, लेकिन लोगों ने की है, लोग आज भी करते हैं। इस कॉन्फिडेंस से करते कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। उनको लगता है कि कोविड होगा तो बाजू वाले को होगा ना, अपने को थोड़े ना क्या होगा। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं ये। अभी एक बहुत बड़ा झोल, ठीक है ना, रीएक्विजिशन ऑफ असेट, ये तो एकदम मास्टर स्ट्रोक वाला झोल रहता है ना, वो वाला बता देता हूँ। ये फाइनल का है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। रिलायंस का तो तुमने नाम सुना हुआ है, ठीक है? रिलायंस प्रॉफिटेबल कंपनी के लॉस मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिटेबल ये मुकेश अंबानी ग्रुप है, अनिल अंबानी नहीं, वो वाली ग्रुप, ठीक है ना? और दूसरा एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का नाम जानते हो तुम लोग? नहीं। क्योंकि ये हाईली लॉस मेकिंग कंपनी है। तुमको समझ रहा है, अगर तुम्हें मार्केट में नाम बनाना है तो तुमको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। हाँ लॉस बनाओगे हाँ तो कोई ना कोई जानेगा नहीं। लेकिन चलो इसका भी एक अपना वजूद है। तुमने अगर रिलेशनशिप कोर्स में पढ़ा होगा तो तुमने ऐसा देखा होगा, या अभी तो क्या यार, तुम्हारी तो जिंदगी खराब है, तुमने तो कॉलेज लाइफ भी अच्छे से एंजॉय नहीं की। ऐसा कभी कॉलेज में देखा है कि हमारे कॉलेज में तो ऐसा था, कॉलेज की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जो थी ना हमारे कॉलेज में, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट क्यूट गर्ल वॉज विथ अ गाय जिसके बाल ब्राउन कलर के होते हैं। वो पता है वो लगाते कुछ तो, क्या क्या लगाते पता नहीं, ब्राउन कलर करते ना ऐसा। डाई हाईलाइट नहीं डाई नहीं लगाते, डाई महंगा होता है, वो सस्ता वाला कुछ तो आता है, एक लिक्विड आता है। जेल नहीं रे, जेल भी नहीं रे, ब्राउन वैक्स कोई केमिकल है रे, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या पता कुछ तो लगाते हैं वो लोग। वो मेडिकल में मिलता है यूजुअली, इंजरीज वगैरह को साफ करने के लिए लगाया जाता है। अगर आप बालों को लगाओगे तो बाल जो है ना brown- आयोडीन आयोडीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये बोलो ना, तुमको भी पता है ना। हाँ, तो वो बाल वैसा किया है,
थोड़ा डार्क कलर का लड़का है, ग्रीन कलर का शर्ट है, येलो कलर की पैंट है, बाप रे। और कॉलेज की जो मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है, शादी शादी शुदी हम जो बोलते हैं ना, वो मोस्ट छपरी लड़के के साथ होती है। ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? बहुत बार। हाँ, ये देखा होगा, ठीक है ना। तो हम उनको देख के क्या बोलते हैं? हाँ आयुष, इन शॉर्ट छपरी। वही बोलना चाहता था रे, लेकिन डिस्क्राइब करके बोलना चाहता था। तो हम जब इनको देखते तो अपने जैसे अच्छे लोग जो है थोड़ा तो रिग्रेट करते होंगे कि नहीं? कि हम अच्छे क्यों है भाई, हम भी छपरी होते तो अच्छा होता। हाँ, थोड़ा तो मन में आता ही होगा। तो हम बोलते बोलते क्या बोलते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? यस। अपोजिट अट्रैक्ट्स होता है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। ऐसा होता है कि द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन लव्स द मोस्ट डम्बेस्ट पर्सन। ऐसा भी होता है। हाँ। इसको यही अच्छा लगता है कि कितनी डम है। हाँ, सो डम यू आर, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको नहीं लग रहा, रिलायंस अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है, टाटा भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिलायंस को टाटा में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? दोनों प्रॉफिटेबल है ना। हाँ, लेकिन रिलायंस को त्रिवेणी में बहुत इंटरेस्ट है, क्यों? ऑपोजिट है ना, नॉर्थ पोल अपोजिट साउथ पोल। अट्रैक्ट्स। क्यों सर, आप एक सब क्यों बता रहे हो? मुझे बताओ, टैक्स की चोरी करने के लिए दोनों प्रॉफिटेबल कंपनीज होंगी तो टैक्स की चोरी तो होगी नहीं ना, क्योंकि टैक्स की चोरी करने के लिए इनकम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर ये भी प्रॉफिटेबल होगी और सामने वाली भी प्रॉफिटेबल होगी, तो यहाँ का इनकम वहां शिफ्ट करोगे, ये भी कंपनी वो भी कंपनी, यहाँ 30% लगने वाला था, वहां भी 30% लग जाएगा। डज इट मेक एनी सेंस? नो। लेकिन अगर सामने वाली कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है और अगर आप अपना प्रॉफिट वहां शिफ्ट कर दोगे, तो वो अपने लॉसेस का सेट ऑफ लेके टैक्स ही नहीं भरेगी। हेलो। यस। तो इसको करने का तरीका मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। ये जो झोल है ना, ये झोल करने का तरीका देखो कैसा होता है। रिलायंस जो है ना, रिलायंस त्रिवेणी को बोलता है कि सुन त्रिवेणी, मेरे कुछ असेट परचेस करने हैं तुझे। त्रिवेणी बोलता है सर हमारे यहाँ पे बहुत सारे असेट, आप लेके जाओ। हम ऐसे भी यूज नहीं कर रहे, हम ऐसे भी अंडर कैपेसिटी पे रन हो रहे, क्योंकि हमारा मोर देन 50% कैपेसिटी भी नहीं यूज हो रहा है सर। हम लॉस मेकिंग कंपनी है, ऑर्डर वगैरह कम हो चुके हैं, सब धंधा डाउन है सर। तो रिलायंस बोलता है तू अपना दिमाग मत लगा, तुझको 4 पैसे कमाने, तो मेरी बात सुन। मेरे यहाँ पे एक असेट है जिसकी WDV है 100 लाख, आप उसको परचेस करो 100 लाख पे। जल्दी बोलो। रिलायंस ने सोल्ड किया, एक्चुअली रिलायंस के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। रिलायंस सोल्ड असेट वर्थ ₹100 लाख फॉर 100 लाख। प्रॉफिट और लॉस कोई हुआ क्या इनको? ब्रेक इवन पॉइंट। इसको कुछ भी नहीं हुआ। त्रिवेणी के बुक्स में कॉस्ट कितना बन गया? 100 लाख, ठीक है ना। अब रिलायंस है ना, कुछ दिन के बाद त्रिवेणी के पास जाता है और त्रिवेणी को बोलता है सुनो ना, हमें हमारी असेट की बहुत याद आ रही है, हमें हमारा असेट रिटर्न चाहिए। बोलो त्रिवेणी असेट रिलायंस को रिटर्न दे देगा क्या? बोलो, हमारा असेट हमको रिटर्न चाहिए, ऐसा रिलायंस त्रिवेणी को बोल रहा है। त्रिवेणी दे देगा क्या असेट रिटर्न? जल्दी बोलो। त्रिवेणी नहीं, नहीं रिटर्न मतलब पैसा लेके, भाई पैसा देके लेंगे। हाँ? दे देगा ना, वैसे भी उसको कुछ काम का नहीं था वो असेट, वो तो ऐसे लेकर गए थे, वो तो रिलायंस ने बोला करके लेकर गए थे। रिलायंस को कोई ना बोल सकता है क्या? नहीं। मार्केट में आप रिलायंस को ना नहीं बोल सकते। रिलायंस रिलायंस बोलते हैं ना, एक मार्केट का ऐसा गुंडा है कि जो चीज उसको चाहिए वो मिल जाती है। गवर्नमेंट ना नहीं बोलती, आप तो त्रिवेणी हो, ठीक है। तो रिलायंस उसको बोलता है कि बोलो ना बोलो, लेकिन आप अब बोलो नहीं देंगे सर, ये एसेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, आप मेल लिखो हमें। तो रिलायंस बोलता है अरे यार आप 100 लाख में नहीं दे रहे हो, एक काम करते हैं ठीक है 200 लाख में दो। त्रिवेणी बोलता है नहीं देंगे। अब 300 लाख में दो, त्रिवेणी बोलता है नहीं देंगे। अच्छा बाबा 500 लाख में दो, त्रिवेणी बोलता है नहीं देंगे। अच्छा बाबा 1000 लाख में दो, त्रिवेणी बोलता है ले लो। ठीक है ना, ये सारा निगोशिएशन का पेपर बनाया जाता है, ओके। और रिलायंस जाके फिर अपना ही खुद का असेट जो उन्होंने उनको 100 लाख में दिया था, ये री अक्वायर्ड करता है 1000 लाख में। 1 करोड़ का असेट 10 करोड़ में लेकर आता है।
तो मुझे बताओ रिलायंस के बुक में एक्चुअल कॉस्ट कितना चढ़ेगा अभी तुम्हारे हिसाब से? 10 करोड़ 1000 लाख या 10 करोड़ बोलो आप इसको, राइट? 100 लाख का असेट 1000 लाख में इसने फिर से रिटर्न लिया तो 1000 लाख का वैल्यू चढ़ जाएगा। तुम में से कितने लोगों को लगता है कि एक्चुअल में असेट यहां से वहां गया, वहां से डिसमेंटल होके यहाँ आया? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में ये हुआ रहेगा? फिजिकली ऐसा हुआ रहेगा क्या? नहीं। नहीं, ये सब बुक एंट्री है ना। हाँ। बुक एंट्री और इसके सारे रिकॉर्ड बनाए गए भाई, ठीक है ना। रिकॉर्ड सारे, यू कैन नॉट प्रूव अदरवाइज। रिकॉर्ड सारे आपको, बिल्टी मिलेगा, सारे जो रिकॉर्ड ट्रांसपोर्ट रेसिप्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आपको नहीं लग रहा बहुत ही आसान है? तो आपके मन में एक डाउट तो आना चाहिए था, सर आप समझे नहीं। यहाँ पे आपने 100 लाख का असेट जब त्रिवेणी ने 1000 लाख को बेचा तो त्रिवेणी को 900 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। हाँ। तो त्रिवेणी को तो 900 लाख पे टैक्स लगेगा क्या? इसका लॉजिक तो मैंने पहले ही बता दिया है। त्रिवेणी को सच में लगेगा क्या 900 लाख के ऊपर टैक्स? प्रॉफिट हुआ है लेकिन टैक्स नहीं लगेगा, क्यों? अरे सर त्रिवेणी के पास ना 10,000 करोड़ का लॉस है। 10,000 करोड़ में से करोड़ में का 9 करोड़ अगर माइनस करोगे तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, पीनट है उसके लिए। हेलो। यस। तो तुम समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट अट्रैक्ट्स का लैंग्वेज समझ में आया? तो कितना अच्छा टैक्स इवेजन का मैकेनिज्म है, राइट? अरे अभी मतलब इसने, रिलायंस ने नया असेट बिना परचेस किए सेम असेट का वैल्यू 100 लाख का 1000 लाख कर दिया ना, जादू करके। यस। तो इसका डेप्रिसिएशन अभी 1000 पे क्लेम करना चालू करेगा। यस। तो इसको रोकना पड़ेगा हमें। ये तो चोरी मैंने पढ़ाई, अभी एंटी चोरी भी तो पढ़ानी पड़ेगी ना। ये चोरी पढ़ाई मैंने। एंटी चोरी क्या है सर? इसका एंटी चोरी है, गवर्नमेंट बोलता है सुनो सुनो सुनो, एक्चुअल कॉस्ट in case of re-acquisition of the asset would be WDV at a time of transfer, ठीक है ना, और सेकेंड re-acquisition cost whichever is lower। एंटी चोरी समझ में आया आप लोगों को? यस। 100 लाख या 1000 लाख whichever is lower पे ही आपको फिर से डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 100 लाख पे ही मिलेगा सर, ठीक है? 100 लाख पे ही मिलेगा। इज इट क्लियर? पहला मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, समझा आपको? ये देखो यहाँ पे 1 करोड़ है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग को सेल किया है, फिर से 100 करोड़ में परचेस किया, तो विच एवर इज लोअर यहाँ पे आता है, तो एक्चुअल कॉस्ट इसका 1 करोड़ ही आएगा। ओके, ये बोलो WDV ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर और रीएक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लोअर, ये लॉ समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है। ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायर टू डेट ऑफ पुट टू यूज, ICDS का नंबर रॉन्ग है ये 16 ना, ICDS 9 करना पड़ेगा आपको, इसको ICDS इसको 9 कर देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जैसा है ये, A16। जब आपका A16 होगा बोरिंग कॉस्ट आपको ज्यादा समझ में आएगा। अरे अपने हाउस प्रॉपर्टी में भी तो किया है ना, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, प्री कंप्लीशन इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं उसको? प्री एक्विजिशन ही बोलते हो ना आप, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। हाउस प्रॉपर्टी हेड में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है जिसका 1/5 आपको डिडक्शन मिलता है, वन शॉट नहीं मिलता, राइट? हाँ बस वैसा ही है ये, कैपिटल नेचर में होता है तो इसको कैपिटलाइज करना पड़ता है। ज्यादा डिटेल में ICDS में या AS में बात कर लेना। एक्साइज ड्यूटी हो या GST हो, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ता है। सब्सिडी या ग्रांट मिला होगा तभी भी आपको रिड्यूस करना पड़ता है। ये बातें मैंने यहाँ पे बता दी। अब आपको मुझे एक बात पूछनी है, ठीक है? आप अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट, सारे लोग स्टूडेंट हो, ठीक है ना? और पकड़ लो आपने कुछ मेहनत करके ना एक बिल्डिंग परचेज किया, थोड़ा क्या बोलते हैं अनरीजनेबल है, लेकिन समझो कि आपने एक बिल्डिंग परचेज किया, घर परचेज किया। बिल्डिंग मतलब एक छोटा सा घर परचेज किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, रेंट पे नहीं लिया है। छोटा सा ही है, एकदम छोटा सा है, 10x20 का, 200 स्क्वायर फीट का ये जगह है, 200 स्क्वायर फीट का। ये क्यों लिया आपने अलग से? क्योंकि घर जो आपका नॉर्मल जो फैमिली हाउस है, फैमिली हाउस बड़ा है आप लोगों का, यू आर वेल सेटल्ड, ठीक है ना, लेकिन घर में ना पढ़ाई नहीं होता, तो डेडिकेटेड पढ़ाई करने के लिए आपने अलग से घर लिया हुआ है। क्या घर के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो आप लोग फिर अभी?
बोलो ना, एक 10 लाख का घर लिया आपने, ये क्या इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे आप? डिप्रिसिएशन नहीं। स्टूडेंट हो अभी आप, स्टूडेंट नहीं। नहीं। तो अभी ना आपका इंटर चालू है, तो ईयर 1 चला गया, ईयर 2 में आर्टिकलशिप चली गई, ईयर 3 में आपने सीए में फाइनल, सीए फाइनल दिया, और ईयर 4 के बीच में किधर तो, ठीक है ना, ईयर 4 के बीच में किधर तो आप सीए में बन गए, प्रोफेशनल बन गए। आपने डिसाइड किया कि आप ऑफिस चालू करोगे। आप बिल्डिंग, नई बिल्डिंग में ऑफिस चालू करोगे कि जो आपकी स्टडी रूम था उसको ही ऑफिस में कन्वर्ट करोगे, 200 स्क्वायर फीट को ही, ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। इसको ही ऑफिस में कन्वर्ट करेंगे, इसको खाली इंटीरियर वगैरह करके लेंगे। तो अभी इसमें ही करेंगे। तो ईयर 4 में आपने इसको यूज में लाया, तो आपको नहीं लग रहा इसको, अभी यहाँ पे मुझे टेंशन आ रहा है, अभी यहाँ से आगे तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम करना चालू करोगे ना। ईयर 1 में डिप्रिसिएशन नहीं लिया था, ईयर 2 में नहीं लिया था, ईयर 3 में डिप्रिसिएशन नहीं लिया था, लेकिन ईयर 4 से डिप्रिसिएशन लेना चालू करोगे, राइट? Yes. क्योंकि अभी आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया। ये एग्जाम्पल क्लियर है मेरा? हाँ. तो कौन से वैल्यू पे लोगे, ये बात हो रही है, कौन से वैल्यू पे, विच वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट या WDV? ये दो चॉइस है आपके पास। डिप्रिसिएशन लेना है तो अरे कौन से वैल्यू पे ना, 4 साल पुरानी, 3 साल पुरानी ओरिजिनल कॉस्ट पे, कि अभी लास्ट ईयर की WDV पे? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की WDV। इतना तो लॉजिक है आपका, मुझे चैट में भी आंसर आया है सर। तो WDV निकालने के लिए आपको नहीं लग रहा आपको ये 3 साल का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो आपने अभी तक नहीं किया है प्रोवाइड? हाँ. और ये डिप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, खाली कंप्यूट कर रहे हो आप, ओनली कंप्यूट कर रहे हो, डिडक्शन थोड़ी ना क्या मिलेगा इसका, ये तो खाली कंप्यूट कर रहे हो आप, क्योंकि आपको फेयर मार्केट वैल्यू मिले या जेन्युइन प्राइस मिले यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं नोशनल डिप्रिसिएशन। ये टर्म समझ में आया आपको, ये नोशनल डिप्रिसिएशन क्या है? हाँ. तो देखो, जब भी पर्सनल बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बिजनेस बिल्डिंग, तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन टिल लास्ट ईयर। करंट ईयर में कभी भी आप कन्वर्ट करो, इधर आधा आधा साल वगैरह ऐसा नहीं करने का, करंट ईयर का फुल ईयर का आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। नोशनल डिप्रिसिएशन टिल लास्ट ईयर आपको प्रोवाइड करना होता है। मैंने क्या बोला, समझा? क्लियर है पक्का? Yes. तो जितने कंप्लीटेड ईयर्स है ना, उतने साल का उसका डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा, उसको नोशनल डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना? तो आपके पास अभी कार या बाइक होगी, मान लो ना, आपके पास इंडिविजुअली कार या बाइक है, स्कूटी है। अब स्कूटी वगैरह में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, कुछ तो है, समझो ये बाइक है आपकी। अब मुझे आपको क्या पूछना है, अभी आप, अच्छा लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, ये भी तो होगा ना, लैपटॉप, मोबाइल, मान लो ये सारे एसेट आप यूज कर रहे हो, क्या आपने कभी इनके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम किया है अभी इन दिनों में? नहीं। क्यों नहीं किया है? नहीं। क्यों? हम बिजनेस नहीं करते। वेरी गुड, लेकिन 3 साल के बाद करोगे ना? हाँ। तो तभी जब करोगे, तभी ये सारे एसेट को आप बिजनेस में यूज करोगे ना। नया तो लैपटॉप नहीं लोगे, नया मोबाइल नहीं लोगे, नई गाड़ी नहीं लोगे, इसी को यूज कर लोगे। तो इसको जब उस ईयर में, ईयर 4 में, जब ईयर 4 में मुझे इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, तो कौन से वैल्यू पे करूं? WDV कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो होगी पुरानी? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या करूं मैं? नोशनल डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करूं या नहीं करूं, वही पूछ रहा हूं मैं आपको। शुड आई प्रोवाइड नोशनल डिप्रिसिएशन और नॉट? यस या नो बोलो ना, दोनों में का एक ही बोलना है, यस या नो बोलो खाली बस। नोशनल डिप्रिसिएशन जैसे मैंने बिल्डिंग पे प्रोवाइड किया, वैसे इस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एग्जाम में हमारे मोटर कार आके गए, सीए इंस्टीट्यूट के मोटर कार, और बच्चों ने नोशनल डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लिया क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सुना था। लेकिन लॉ में है ना, लॉ में बिल्डिंग लिखा है, बिल्डिंग बिल्डिंग। लॉ ने वर्ड असेट यूज नहीं किया है, लॉ ने वर्ड बिल्डिंग यूज किया है। मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये खाली किसको एप्लीकेबल होता है बेटा? लॉ ने जब बिल्डिंग को एप्लीकेबल होता है ना, तो दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली टू द बिल्डिंग एंड नॉट टू द एनी अदर एसेट। देयरफॉर पर्सनल कार कन्वर्टेड इनटू बिजनेस कार को एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट। इसमें
आपको नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करना है। लूप होल दिखा क्या आपको लॉ में? लूप होल। हाँ टैक्स की चोरी कर पाओगे क्या अभी तुम लोग सक्सेसफुली? कैसे? अभी घर में जो भी असेट परचेस होंगे किसके नाम पे परचेस करोगे? जल्दी बोलो। इसके आगे तुम जो भी असेट परचेस करोगे किसके नाम पे करोगे? पापा के नाम पे, मम्मी के नाम पे, भाई के नाम पे, तुम्हारे नाम पे? बोलो। बिजनेस में। अरे अभी तुम स्टूडेंट हो, 2-3 साल के बाद तुम बिजनेस में आने वाले हो, 4 साल के बाद आ जाओगे, कभी भी आओगे। तुम असेट किसके नाम पे परचेस करना चालू करोगे? मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, खुद पे। खुद के नाम पे ना। और उसकी उसकी बिल हाँ संभाल के रखोगे कि नहीं? हाँ सारे बिल संभाल के रखोगे। क्यों? क्योंकि सर जब भी तुम बिजनेस में उतरोगे इन सारे असेट को तुम अपनी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर पाओगे और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर पाओगे, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे, एक्चुअल कॉस्ट पे, नोशनल पे नहीं। क्योंकि बिल्डिंग के लिए खाली लॉ बना है सर, नोशनल का लॉ दूसरे के लिए नहीं बना है। तुमको समझ रहा है कितना पढ़ना पड़ता है लॉ के लूप होल ढूंढने के लिए? हाँ लूप होल हाँ मिलते हैं, ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लूप होल के। हाँ हाँ, अभी अनफॉर्चुनेट रहोगे तो अगर निर्मला सीतारमन ने अगर गलती से मेरा लेक्चर देख लिया तो वो अमेंडमेंट कर देंगी, वो अलग बात है। लेकिन जब तक अमेंडमेंट नहीं होती तब तक लॉ ऐसा है जो है। ओके, लॉ में लूपहोल है। तो ये ऐसी बात थी, जितना मैंने बताया उतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए।